हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं नया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। आई होप पिछले दोनों चैप्टर आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है और इसका हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल है। मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में भी। ठीक है, तो समझेंगे मैट्रिसेस है क्या। उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा मैट्रिसेस होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास, हम ना ऐसे समझते हैं कि किसी ग्राउंड में हमने कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग स्कूल के हैं। मान लीजिए एक स्कूल है स्कूल ए, एक स्कूल है स्कूल बी। तो स्कूल ए के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। मान लीजिए 17 बॉयज़ हैं स्कूल ए के और प्लस 35 गर्ल्स हैं। ऐसे स्कूल बी है, उस स्कूल के 25 बॉयज़ हैं एंड 30 गर्ल्स हैं। अब वो ये जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे 17 बॉयज़ स्कूल ए के हैं, ठीक है, और 35 गर्ल्स स्कूल ए की है। ऐसे 25 बॉयज़ स्कूल बी के हैं और 30 गर्ल्स स्कूल ए की है। अब जब ये एक किसी फील्ड में इकट्ठा हो रहे हैं तो वहाँ पे ये सब मिक्सअप हो गए। भाई सब एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, ये नहीं पता चलेगा आपको कौन स्कूल ए का है कौन स्कूल बी का है। आप आते हो, आप आने के बाद आपको मान लीजिए वहाँ पे उनको गिफ्ट देने हैं, ठीक है ना। तो गिफ्ट देने हैं तो ये समझो कि भाई आप गिफ्ट देना चाहते हो स्कूल ए के स्टूडेंट्स को अलग, स्कूल बी के स्टूडेंट्स को अलग तरीके के गिफ्ट देना चाहते हो। मान लीजिए आप इनको तो पेन देना चाहते हो, स्कूल ए के स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप उनको तो पेन देना चाहते हो, और स्कूल बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप पेंसिल देना चाहते हो। पेंसिल, छोटे बच्चे जिससे काम करते हैं उस तरीके की पेंसिल देना चाहते हो। तो क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई एक काम करो, आप लोग सारे इकट्ठे होकर खड़े हुए हो, आप ना अलग अलग लाइनें बना लो, अलग अलग लाइनें बना लो। स्कूल ए के जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक तरफ आ जाओ, स्कूल बी के स्टूडेंट हैं सब एक तरफ आ जाओ। बस यही मैट्रिक्स है। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को लाइंस में, लाइंस मतलब लाइंस माने चाहे कॉलम चाहे रो, लाइंस में हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई स्कूल ए के स्टूडेंट्स और फिर लिखेंगे स्कूल बी के स्टूडेंट्स। स्कूल ए के स्टूडेंट कौन कौन थे, 17 तो बॉयज़ थे और 35 गर्ल्स थी। ये स्कूल ए की लाइन हो गई। इसमें बॉयज़ कितने हैं 17 और गर्ल्स कितनी हैं 35। ऐसे स्कूल बी की लाइन जो हो गई वो हो गई 25 तो बॉयज़ हैं और 30 हमारे पास गर्ल्स हैं। तो हम एक लाइन बना देते हैं स्कूल ए की और एक लाइन बना देते हैं स्कूल बी की। अब देखो आपके लिए काम कितना आसान हो गया। आपको पेन और पेंसिल इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बांटने हैं, तो बिल्कुल आसान हो गया। स्कूल ए के सारे एक लाइन में खड़े हैं, स्कूल बी के सारे एक लाइन में खड़े हैं। स्कूल ए वालों को पकड़ के पेंसिल, स्कूल ए वालों को पेन देना ना तो पेन देते चले जाओ, ऐसे स्कूल बी वालों को पेंसिल देनी है तो पेंसिल देते चले जाओ। कितना आसान हो गया। तो अपनी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में रखना ही मैट्रिक्स है।
कोई भी इंफॉर्मेशन। अब जहाँ जहाँ भी हमारे पास अपनी डेली लाइफ में जो अब हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उनमें जहाँ जहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन एक लाइन में रखने की ज़रूरत पड़े, इंफॉर्मेशन एक लाइन में या एक कॉलम में या एक रो में रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब एक लाइन से मतलब ये नहीं कि सिंगल लाइन नहीं, मतलब उनको लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन को रखने की ज़रूरत पड़े। जैसे यहाँ पे आपने स्कूल ए की एक लाइन बना दी, स्कूल बी की एक लाइन बना दी, तो ये बन जाती है मैट्रिक्स। अब देखो इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन या ये कह लो इंफॉर्मेशन को कॉलम में और रो में रखना ही मैट्रिक्स है। अब देखो ये जो आपने 17, 25, 35 और 30 बनाया, इनको ना दो लाइनों के बीच में बंद कर लो, ऐसे ऐसे 17, 35, 25 और 30। ये जो अरेंजमेंट पूरा बना है, इसको आप मैट्रिक्स कहते हो, मैट्रिक्स कहते हो। ये है बच्चों मैट्रिक्स। अब इसमें जो पहली ये लाइन है, इसको कहोगे आप रो वन, और ये रो किसकी है? स्कूल ए की रो है। ये स्कूल ए के स्टूडेंट्स को दिखा रही है ये रो। इस पूरी रो में स्कूल ए के स्टूडेंट हैं, तो आप कह सकते हो स्कूल ए की रो है ये पूरी। दूसरी रो कौन सी है? स्कूल बी की रो है दूसरी रो। ऐसे ही पहला कॉलम ये है आपका बॉयज़ का, इसमें सारे बॉयज़ हैं, चाहे वो स्कूल ए के हैं चाहे वो स्कूल बी के, सारे बॉयज़ हैं। और दूसरा जो कॉलम है ये है गर्ल्स का कॉलम, ठीक है ना। अब वो चाहे स्कूल ए के गर्ल्स हैं या बी की गर्ल्स हैं, वो सारी एक कॉलम में आ गई। तो देखो इस तरीके से कितना अच्छा तरीका हुआ। ये तरीका आपकी इंफॉर्मेशन को अलग अलग भी कर देगा, बिल्कुल सेपरेट भी कर देगा और इजी भी कर देगा आपको देखना। अब अगर आपको ये देखना पड़े कि ये बताओ टोटल गर्ल्स कितनी है, तो टोटल गर्ल्स इस पूरी रो में गर्ल्स हैं, इस पूरे कॉलम में गर्ल्स हैं, तो इनको आपस में ऐड कर लो, टोटल गर्ल्स पता चल जाएंगे। या आपसे पूछ ले स्कूल बी में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल बी की ये पूरी रो है, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपको स्कूल बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में रखना, यही मैट्रिक्स होता है। यही क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट रो और कॉलम से करते हैं, ये आपको पता ही चल गया है। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है, तो हम उसे कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। कैपिटल लेटर्स, जैसे कोई मैट्रिक्स हम दिखाते हैं ए मैट्रिक्स, उसके अंदर ये जो रखे जाएंगे, आपकी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, उनको बोला जाएगा एलिमेंट्स। जैसे ये जो मैंने अभी मैट्रिक्स बनाई है, इसका नाम रख दिया मैंने ए, तो इसके अंदर कौन कौन है? 17, 35, 25 और 30, इनको बोला जाएगा इसके एलिमेंट्स हैं। कौन है एलिमेंट्स? 17, 35, 25 एंड 30 आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के ये चारों एलिमेंट, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक बच्चों, अब आती है इसकी एक, ये तो हो गया कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात भी आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख लीजिए, नोट करके, मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by capital letters like A, B, C, X, Y, etc. अलग अलग X, Y, Z कैपिटल लेटर से आप किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहे जाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों समझ में यहाँ तक बात आ गई होगी। मैट्रिक्स क्या है? फिर से समझो, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है
इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखना। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसमें इसको कहेंगे पहली रो 1, और नीचे वाली इसको कहेंगे रो 2। ठीक, अब ऐसे ही ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कहेंगे कॉलम 1, और ये हो जाएगी कॉलम 2। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स के अंदर रो भी होती है और कॉलम भी होती है। बिल्कुल। अगर हमें कोई जनरल मैट्रिक्स लिखनी होती है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको एक मिनट हटाता हूँ फिर बताऊँगा। मान लीजिए हमें कोई जनरल मैट्रिक्स लिखनी है। जनरल मैट्रिक्स वो है ए मैट्रिक्स। अब याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा उसको आप A11 कहोगे। A11 से मीनिंग है पहली रो का पहला एलिमेंट, A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट, A13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट, A14 पहली रो का फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट। ठीक है ना। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। मान लीजिए फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये देखो पहली रो में कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट्स हो गए। पहला एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth एलिमेंट। अब लिखेंगे मान लीजिए दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो के एलिमेंट्स। तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, A24 सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, और लास्ट A2n सेकंड रो का nth एलिमेंट। ऐसे ही थर्ड रो के बारे में लिखेंगे तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट A31, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट A32, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट A33, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट A34, और थर्ड रो का nth एलिमेंट A3n। ऐसे ही रो भी कहीं तक भी जा सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड एंड सॉन होते होते mth रो का फर्स्ट एलिमेंट तो AM1, mth रो का सेकंड एलिमेंट AM2, mth रो का थर्ड एलिमेंट AM3, mth रो का फोर्थ एलिमेंट AM4, और लास्ट में mth रो का nth एलिमेंट AMN। दैट इज द जनरल वे टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये जनरल तरीका होता है। ठीक है। अब इतनी बड़ी तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को सर रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक आसान तरीका ढूंढते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझो इसमें। अच्छा, इसमें काउंट करो कि रो कितनी आई हैं सर। 1 2 3 एंड सो ऑन करते करते m। सर m रोज हैं इसमें। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हैं m। फिर कॉलम कितने, 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते करते n। देखो यही तो हो गए। नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, वो हो गए सर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो गए सर n। अब याद रखना नंबर ऑफ रोज m इनटू में नंबर ऑफ कॉलम n, इन दोनों को m क्रॉस n करके लिख दीजिए तो इस को कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको लिखना है तो नंबर ऑफ रोज लिख दीजिए, रोज कितनी है, क्रॉस में कॉलम्स कितने हैं। ठीक है। अब रोज यहां पे कितनी थी, नंबर ऑफ रोज m,
कॉलम कितने हैं n, तो उन दोनों को बीच में क्रॉस लगा दीजिए, इसको बोलोगे आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। समझ गए ऑर्डर क्या होता है? तो आपको जहाँ पे भी मैट्रिक्स होगी तो उसका साथ में ज़रूर ऑर्डर होगा, वो होता है उसमें नंबर ऑफ रोज काउंट कर लो, नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लो, आंसर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल X, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 8 -1। लो जी, तो सर इसका ऑर्डर कितना होगा? लो जी ऑर्डर करो काउंट। रो, नंबर ऑफ रो लिखनी है पहले, 1 2 3, सर 3 रोज हैं। कॉलम 1 2, सर 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 3 × 2, ये हो गया इसका ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के साथ साथ आप मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट भी देख सकते हो, कितने एलिमेंट आ रहे हैं मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, देखो रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो। रो के एलिमेंट्स कितने हैं और कॉलम के एलिमेंट्स कितने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लो, या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो। जो आप ये बीच में क्रॉस लगाते हो ना, इसको आप मल्टीप्लाई मान के दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे इसका ऑर्डर कितना आया था 3 × 2, तो 3 और क्रॉस 2। अब आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 हो जाएगा 6, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो आपको जब कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो उसका ऑर्डर चेक करो कितना है। ऑर्डर में जितनी रो हैं जितने कॉलम हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो ये मैट्रिक्स को दिखाने का जनरल तरीका हो गया। उसका ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बता दिया और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब इसमें एक छोटी सी बात और आती है, वो आती है कि किसी भी मैट्रिक्स को सर हम दिखाएंगे, जैसे ये जनरल मैट्रिक्स हमने लिखी है, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा बार बार? नहीं, कभी कभी इसको हम कॉम्पैक्ट मेथड में यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट मेथड इसका क्या है? कॉम्पैक्ट मेथड, वो कॉम्पैक्ट मेथड क्या होता है? वो कॉम्पैक्ट मेथड होता है, जैसे हम लिखेंगे कि भाई ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × n है, ये आपके सामने लिखी हुई है। अब m × n ऑर्डर की मैट्रिक्स तो इतनी बड़ी लिखनी पड़ेगी, उसमें m तो रोज बनानी पड़ेंगी, n कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, है ना? तो इतनी बड़ी लिखने के बजाय हम एक शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसको कॉम्पैक्ट मेथड हम ये बोल रहे हैं। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम A11 A12 A13 इस तरीके से सारे एलिमेंट न लिख के उसका एक एलिमेंट ले लेते हैं Aij। इसका मतलब हुआ ith रो का jth एलिमेंट, बस। और इसका ऑर्डर बाहर लिख देते हैं m × n। मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं, n कॉलम्स हैं और उसका जनरल एलिमेंट Aij है, जनरल एलिमेंट। अब ये पूरी मैट्रिक्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मैट्रिक्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। Aij लिख दिया तो समझो आपने सारे एलिमेंट लिख दिए। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कहीं पे ये लिखा हुआ है कि A = Aij 2 × 4, 2 × 4 या 2 × 4, तो इसका मतलब है कि A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 4 है, या कह दो उसके अंदर 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है, A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 4 है, उसके अंदर 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है ना? तो आप अगर उसको खोल के लिखना चाहते, ये तो गई कॉम्पैक्ट फॉर्म। छोटी फॉर्म अगर आप उसको खोल के लिखना चाहते हैं तो देखो 2 रो बनानी है, 4 कॉलम बनाने। तो 2 रो बनानी है तो फर्स्ट रो A1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट A12, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट A13, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट A14। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट A23 और सेकंड रो का
फोर्थ एलिमेंट A24। देखो बन गया। इसको खोल के लिख दिया तो ये 2 इंटू फोर का मैट्रिक्स हो गया। खोल के लिख दिया आपने, इसमें देखो सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं इसके। लेकिन अगर खोल के नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो, ये तरीका बताया जो मैंने। AIJ लिखो और बाहर उसका ऑर्डर लिख दो, AIJ लिखो बाहर उसका ऑर्डर लिख दो, सो सिंपल। तो ये तरीका है कॉम्पैक्ट, आसान, छोटा। और ये तरीका है पूरा खोल के पूरी मैट्रिक्स को लिखना, ठीक है ना। इसमें देखो 2 रो हो गई और 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। अब मैट्रिक्स के हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देख लिए कि भाई मैट्रिक्स में हम क्या लिख सकते हैं। ऑर्डर मेनली ऑर्डर उसका क्या होता है, ठीक है। अब जरा इसको हटा दूं। अब इस चैप्टर के अंदर एक खास बात और ध्यान रखनी है। देखो हम इस पूरे चैप्टर में जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रखेंगे, एलिमेंट रखेंगे, वो या तो रियल नंबर्स होंगे या रियल नंबर वाले फंक्शंस होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन रखी जैसे 2 3 4 5, तो देखो रियल नंबर में इन्फॉर्मेशन रखी। इसमें देखो 2 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए, तो 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो गया। तो NCERT में या ये कह लीजिए जो हम 12th में पढ़ते हैं तो हम रियल एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स ही पढ़ते हैं, इनमें रियल एलिमेंट्स, ठीक है ना। आप कहीं पे भी ऐसा नहीं देखेंगे कि आपको कहीं पे इस तरह की मैट्रिक्स देखने को मिले कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर ना होके जैसे कुछ और लिखा हुआ हो। जैसे B कोई मैट्रिक्स है और किसी का नाम लिखा हुआ है अंदर, राधा, राहुल और रीना, ठीक है, या केतु, इस तरीके का नाम आपको देखने को नहीं, ऐसा मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो सिलेबस में मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है कि उसके अंदर के एलिमेंट्स या तो रियल नंबर्स होंगे या फिर रियल नंबर्स की जगह अगर कुछ और भी लिखा हुआ जैसे x², x³ और 1/x और 2x, इस टाइप की क्वांटिटीज़ लिखी हुई, अगर x की वैल्यू मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 3 वगैरह भर देता हूँ तो भी ये नंबर बन जाएंगे। तो इनको कहते हैं कि अंदर के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। तो रियल वैल्यू ही आनी है अंदर, कुल मिला के अंदर रियल वैल्यू ही आएंगी। तो यही चीज़ें आपको पूरे मैट्रिक्स में देखने को मिलती है। चलो इसको हटा दूं, अब कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। आप अपनी बुक को साथ में खोल के रखा करिए और कॉपी लेके बैठिए, नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, ठीक है, सॉल्व करते चलिए आप, तो बहुत आसान हो जाएगा काम। देखो इन्होंने कहा है पहले एग्जाम्पल में, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्री दी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 फैक्ट्रीज दी हैं। इसमें मैन वर्कर जो हैं और वुमेन वर्कर हैं, मैन वर्कर भी हैं और वुमेन वर्कर भी हैं। तो फर्स्ट वाली फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर हैं और 25 वुमेन वर्कर हैं। ऐसे ही सेकंड वाली फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर हैं और 31 वुमेन वर्कर हैं। ऐसे ही थर्ड वाली फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर हैं और 26 वुमेन वर्कर हैं। ये पूरी एक इंफॉर्मेशन दे रखी। अब आपसे बोला रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है एक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर दे रखा है 3 × 2 या 3 इंटू 2 कह लो।
व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। और ये भी पूछा है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करें। चलो इसको एक मैट्रिक्स में रख देते हैं, लेट कर लेते हैं उस मैट्रिक्स का नाम ए। तो ये इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के अंदर रख देते हैं। तो पहली वाली इसे जो का तू उठाओ और इसमें रख दो। तो 30, 25 और 27। और दूसरा जो कॉलम है वो है 25, 31, 26। लो जी, ये आ गया आपका मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की खासियत ये है, इसका जो पहली रो है वो दिखा रही है फर्स्ट फैक्ट्री को, वो रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट फैक्ट्री को। सेकंड वाली रो रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड वाली फैक्ट्री को, और थर्ड वाली रो रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड वाली फैक्ट्री के सारे वर्कर्स। तो फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट वाली फैक्ट्री के सारे वर्कर्स, सेकंड रो रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को, और थर्ड वाली रो रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है सारे मैन्स, और सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल वुमेन। देखो ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में रखना, ये क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसने पूछा था आगे कि जो थर्ड रो है हमारी वो क्या रिप्रेजेंट करे। देखो थर्ड रो कौन सी, ये वाली। तो थर्ड रो सर रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड फैक्ट्री वर्कर्स, थर्ड फैक्ट्री वर्कर्स को। और सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर सेकंड कॉलम ये हो गया। सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल वुमेन्स को, ऑल वुमेन को। ठीक है ना? तो सारी की सारी जो वुमेन है वो तो आपका सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग रो और कॉलम अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, रख दिया। ठीक है, हटाता हूँ इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। मैं सारे एग्जाम्पल्स कवर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप ध्यान से लिखते जाइए और साथ में करते जाइए। इसमें बोला है एग्जाम्पल 2 में, इफ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं 8। चलो ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक बात बताओ, किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, उसके नंबर ऑफ रो और कॉलम का प्रोडक्ट, रो और कॉलम को प्रोडक्ट करेंगे तो ये। अब आपको ये सोचना है कौन कौन सी मैट्रिक्स इससे बनाई जा सकती है, मतलब कौन कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो सर 1 इंटू 8, क्योंकि इसमें 1 इंटू 8 करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 8 ही आ जाएंगे। तो पहला ऑर्डर तो 1 इंटू 8 का पॉसिबल है। अच्छा, 8 इंटू 1 का भी पॉसिबल है सर। हाँ, जिसमें 1 तो रो है और 8 कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 8 बनेंगे। फिर एक ऐसा मैट्रिक्स भी पॉसिबल है जिसमें नंबर ऑफ रोज तो 8 हो और कॉलम 1 हो, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 8 बनेंगे। अच्छा, और है सर 4 इंटू 2, बिल्कुल 4 रो और 2 कॉलम, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी 8 बनेंगे। या 2 इंटू 4, उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट 8 ही बनेंगे। और कोई सोचो, तो शायद और कोई पॉसिबल नहीं है, इतने ही बनेंगे। तो आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 8 हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर 4 तरीके के हो सकते हैं। 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, ये 4 तरीके के ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। अब दिया इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 मैट्रिक्स हमको बनानी, ऑर्डर दे रखा है उसका।
ये मैट्रिक्स हमको बनानी है, ठीक है जी। और उसका जनरल एलिमेंट ए आई जे आपको दिया है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 मोड आई माइनस 3 का, मोड आई माइनस 3 जे, सॉरी आई माइनस 3 जे मोड के अंदर। तो ये है जी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए आपको डेफिनेशन दे रखी है उसकी, या ये कह लो मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब सोचो, आपको मैट्रिक्स बनानी है 3/2 ऑर्डर की या 3x2 ऑर्डर की, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सर वो मैट्रिक्स का नाम है ए। इसमें 3 तो रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। लिखो जरा उसका एलिमेंट, 3 रो लिखनी है ना, A11 A12 A21 A22 A31 A32। चेक करो, इसमें 3 तो रोज हो गई, 1 2 3, 2 कॉलम 1 2, तो ये हो गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। लेकिन ये मैट्रिक्स अभी बना नहीं है, ये आपने एलिमेंट A11 A12 लिख दिए, इनकी वैल्यू तो रखो अभी। तो सर वैल्यू रखने के लिए ये यूज़ करो, ए आई जे की वैल्यू है 1/2 आई माइनस 3 जे। अब मान लो मेरे को A11 निकालना है, यहाँ को कर देता हूँ। तो आई की जगह 1 रखो, जे की जगह, देखो यहाँ आई की जगह 1 रखो, यहाँ जे की जगह भी 1 रखो, तो A11 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 मोड आई की जगह 1 रखा माइनस 3 × 1, ये आ चुका है 1/2 1 - 2 1 - 3, सॉरी 1 - 3 1 - 3 1/2, यहाँ बचा माइनस का 2, माइनस का 2 + 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब A11 की वैल्यू 1 आ गई। रखते चले जाओ, A11 की जगह 1 हो गया। फिर A12 निकालना है, चलो जी A12 निकालो। A12 1/2, अब फटाफट रख रहा हूँ मैं, आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो 1 - 2 × 3 × 2 हो गया ये। तो सोचो कितना हुआ, 3 × 2 6, माइनस का 5, माइनस का 5 मोड लग के +5 बन गया और अपॉन में 2, तो 5/2 आ गया। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको दिक्कत हो वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करके देख लेना। अब ऐसे ही A21 निकालना है मेरे को, तो इस बार आई की जगह तो 2 रखूँगा, पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो आई की जगह 2 रखूँगा और जे की जगह 1 रखूँगा। तो आई की जगह तो 2 रख दिया, यहाँ आ गया 2 और माइनस में 3 × में 1, ये सॉल्व करो। 3 × 1 -3 हो गया, -3 + 2 तो -1 बचा, -1 का मोड +1 अपॉन 2 तो 1/2, ये आ गया 1/2। तो ये आ गया था 5/2 A12 और A21 आ गया 1/2। चलो जी आगे बढ़ो, A22 आई की जगह 2 और -3 × जे की जगह भी 2 रख दिया जी। 3 × 2 6, बिल्कुल, माइनस में 2 तो माइनस का 4 अपॉन 2 तो 2 आ गया है, तो लो जी 2 आ गया। अब निकाल लीजिए A31 करेंगे, तो आई की जगह 3 और जे की जगह 1, तो 1/2 आई की जगह 3 और जे की जगह 1, तो 3 - 3 ये तो 0 ही हो गया सर, बहुत बढ़िया, ये हो गया 0। अब A32, तो इस बार आई की जगह 3 सर और जे की जगह 2, तो 3 × 2, और कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी हो भी जाती है। 3 × 2 6, वो भी माइनस का और प्लस का 3, तो माइनस का 3 बचा, मोड लग के +3 अपॉन 2, तो 3/2 आ गया। लो जी 3/2। सबकी वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने रख दी वैल्यूज़, और ये हमारे पास वो मैट्रिक्स आ गया जो हमको बनाना था। उन्होंने बोला था कि एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, जिसका ऑर्डर 3/2 हो और उसका जनरल एलिमेंट इस इंफॉर्मेशन से निकलेगा। वो आपके सामने मैंने बना दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हटा दूं, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा टाइप नहीं दे रखे, बहुत
लिमिटेड टाइप्स दे रखे हैं, तो वही एनसीईआरटी वाले हम टाइप पढ़ेंगे। फालतू का हमने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में तो पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में लिमिटेड पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में। हाँ, कोई ज़रूरत होगी बाहर की चीज़ों की, वो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, जिसके बिना काम ही ना चल रहा हो। सबसे पहली मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, उसमें सबसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स। पहला हेडिंग आ गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर वन कॉलम होता है, हैज़ ओनली वन कॉलम, हैज़ ओनली सिंगल कॉलम या वन कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, रो कितनी भी हो उसके अंदर, कॉलम एक ही है, तो रो तो देखो इसमें 4 है, 1 2 3 4, 4 रो हैं, एक कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कितनी भी रो हो लेकिन कॉलम जो यहाँ पे होगा वो हमेशा एक ही होगा, बस ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही इसमें सेकंड आता है रो मैट्रिक्स। इसके भी नाम से क्लियर हो गया होगा आपको, जैसे कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम था, तो रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती है, हैज़ ओनली सिंगल रो। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई बी मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, जैसे रो है आपकी 5√2 3, ये हो गई, देखो एक ही सिंगल रो है, कॉलम कितने 1 2 3, तो सिंगल रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3, तो ये बन गया आपका बच्चों रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स भी बिल्कुल ईजी है और कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल ईजी है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, अगर आप कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करोगे तो किस टाइप का आएगा, रो तो उसमें कितनी भी हो सकती हैं, तो m रो, लेकिन कॉलम हमेशा सिंगल होगा, तो m × 1, इस टाइप का आपका इसका ऑर्डर होगा। अब रो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करोगे तो किस टाइप का आएगा ऑर्डर, तो वो आएगा सर रो इस बार हमेशा 1 होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो 1 × n या 1 × n कह लो, ठीक है, वो आपको मर्जी के, आप कैसे भी बोल लो। तो ये हो गई आपकी बच्चों रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स आप इजीली पता कर सकते हो कि ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं। सिंगल कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल रो तो रो मैट्रिक्स। ठीक हो गई कहानी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसे हटाता हूं जरा। थर्ड आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम और रो बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 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 ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4, देखो कितनी रो है 1 2, कितने कॉलम है 1 2, तो 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या बन गया 2 × 2 या 2 × 2, ये इसका ऑर्डर बन गया। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने रो हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही एक और ले लो बी 1 0 2 0 0 4 3 - 1 5, देखो 1 2 3, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स, तो जितने रो उतने कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा किस टाइप का होगा, ऑर्डर m × m टाइप का, जितनी रो उतने कॉलम। अब आप एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसका ऑर्डर m × m के बजाय आप इसको ऐसे भी कह सकते हो
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, खाली एम भी लिख सकते हो आप इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो खुद समझ जाना है आपको कि एम क्रॉस एम है ये। ऑर्डर एम का मतलब है जितनी रो उतने कॉलम, मतलब एम रो और एम ही कॉलम। तो आपको कभी कभी ये बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल सकता है कि वो आपको ये लिख के दे दे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम है, एम का मतलब है एम क्रॉस एम है, तो उसको शॉर्ट में भी वो लिख सकता है। ठीक, अब इसमें एक काम की बात और होती है, वो काम की बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो हमेशा उसका एक डायगोनल होता है। अब सर स्क्वायर के तो दो डायगोनल, जैसे ये स्क्वायर है इसके दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। आप याद रखना मैट्रिक्स का डायगोनल हमेशा सिर्फ एक होगा, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है, और वो होता है मेन डायगोनल इसका। ये इसको मेन डायगोनल भी कह सकते हो आप। डायगोनल तो यूँ तो ये भी है, लेकिन ये नहीं लेना है, हमेशा कैलकुलेशन में ये वाला डायगोनल यूज होगा, कैलकुलेशन में हमेशा ये वाला डायगोनल यूज होगा। इसी को कहोगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल, और ये डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, बाकी किसी मैट्रिक्स का नहीं होता। बाकी अगर इस मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डायगोनल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूं डायगोनल, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। चलो हटाता हूं इसको। है फोर्थ टाइप इसका, टाइप नंबर 4, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स, अब मैं आपको एक चेन बता देता हूँ। चेन माने हमने अभी पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में से ही कुछ खास मैट्रिक्स निकलेंगे जिनको बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में से ही कुछ खास मैट्रिक्स निकलेंगे जिनको बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में से ही कुछ खास मैट्रिक्स निकलेंगे जिनको बोला जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना ये बात। मतलब आप ये कह सकते हो यहां से कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी बन जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स फिर स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, और स्केलर मैट्रिक्स कुछ खास प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बिल्कुल, ये नीचे के तीनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, बिल्कुल, ये नीचे के दोनों स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल, और ये लास्ट वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें से ही तो निकल रहे ना। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में से कुछ खास निकले, डायगोनल मैट्रिक्स बन गए, तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो थे ही, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में से कुछ खास निकले, स्केलर मैट्रिक्स बन गए, तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो वो पहले से थे ही। स्केलर मैट्रिक्स में से कुछ खास निकले और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए। अब देखो, तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले से ही है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स has elements in diagonal only. Are diagonal matrix. मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूं तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो सर ठीक है, ए मैट्रिक्स है मान लीजिए, डायगोनल में तो एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, देखो, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल में एलिमेंट होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
तो बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को अगर देखें, खास तौर से देखना जरा मेरी बात, तो A11, A22, A33 यही तो होते हैं डायगोनल के एलिमेंट। हाँ, और बाकी A12, A21 वगैरह वगैरह जितने भी बचे वो सब जीरो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि Aij ज़ीरो होगा। कब? जब i की वैल्यू j के बराबर ना हो, और बाकी में Aij की वैल्यू नॉन जीरो होगी जब i की वैल्यू j के बराबर हो। ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। सोच के देखो, सोच के देखो, i और j बराबर है, मतलब 1 और 1 ये देखो बराबर हो गए। ये i है पहले वाला, Aij लिखते हो ना आप, तो पहले वाला i, दूसरे वाला j, तो A11 जब ये बराबर होंगे आपस में, i और j बराबर होंगे, तब Aij की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं कोई भी जीरो नहीं है भाई। Aij अगर मैं i और j को बराबर रखूं, मान लो i की वैल्यू 1 रख दूं, तो Aij यानी कि A11 वो भी जीरो ना हो। इसने कहा ना कि जब i और j बराबर होंगे तो Aij की वैल्यू ज़ीरो ना हो, मतलब वो नॉन जीरो एलिमेंट है। तो A11 नॉन जीरो एलिमेंट हुआ, A22 भी नॉन जीरो एलिमेंट हुआ, A33 भी नॉन जीरो एलिमेंट हुआ, इस डेफिनेशन के हिसाब से। समझ में आ गई बात या नहीं? समझो जरा इसको, बात को ध्यान से। जब i और j आपस में बराबर हैं, जैसे पहला 1 है, i की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो j भी 1 ही हो गया, ठीक है। तो जब i और j आपस में बराबर हैं, तब जो एलिमेंट बनेगा वो जीरो ना हो, Aij जीरो ना हो। जब i और j बराबर होंगे तो Aij जीरो ना हो। तो ये 3 एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है। i और j बराबर नहीं है तो बाकी सब जीरो हैं। तो A21 की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से क्या आएगी? जीरो, क्योंकि i और j देखो बराबर नहीं है। i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है। तो जब i और j बराबर नहीं है तो तब वो एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये एलिमेंट ज़ीरो। ऐसे ही A12 भी जीरो हो जाएगा, A31 भी जीरो हो जाएगा। इस तरीके से बाकी सारे एलिमेंट ये ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डायगोनल का मतलब हुआ कि उसके डायगोनल में आने वाले सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और बाकी सारे एलिमेंट जितने भी उसमें यूज़ हो रहे हैं वो सब ज़ीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल। ये कंफर्म बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डायगोनल होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में से देखो कुछ खास मैट्रिक्स निकल के आए, वो हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में से कुछ खास मैट्रिक्स निकल के आए, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, ठीक। हटा दो इसको, समझ में आ गई होगी बात। चलो, डायगोनल मैट्रिक्स में से कुछ खास मैट्रिक्स निकल के आएंगे जिनको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका 5th नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल में एलिमेंट होते हैं सिर्फ, लेकिन सारे इक्वल एलिमेंट होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो: ए डायगोनल मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है विच हैज इक्वल एलिमेंट्स इन डायगोनल, इक्वल एलिमेंट्स इन डायगोनल, जिसके डायगोनल में इक्वल एलिमेंट। देखो, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे तो उसके डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी सब एलिमेंट जीरो। अब उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर इक्वल हो गए, जैसे √2 √2 √2, देखो डायगोनल में एलिमेंट हैं और सारे बराबर हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, बाकी सब जीरो। तो ये एक स्पेशल डायगोनल, ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि 3×3 का है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके डायगोनल में एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट बराबर हो गए तो ये बन गया स्केलर मैट्रिक्स। तो ध्यान दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, और डायगोनल से जब सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए
अब बात करेंगे इसी में से एक स्पेशल निकल के आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक स्पेशल सिंबल है, इसको ए बी सी ऐसा कुछ नहीं, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्हें किसी से भी रिप्रेजेंट करो, ए से, बी से, सी से, डी से, किसी से मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल आई। इसकी भी एक खास बात है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि इसके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे सेम आएंगे, लेकिन इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वो केवल 1 1 1 होते हैं। ये समझ लो पूरे डायगोनल में 1 1 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी सब 0 0 0 0 0 0 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर के हो सकते हैं, इसका मतलब तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I3 भी लिख देते हैं कभी कभी हम। I3 से मतलब समझ जाओ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का है, जिसका ऑर्डर मतलब क्या है 3x3। तो याद रखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 1 1 ही होंगे, कोई भी एक भी एलिमेंट अलग नहीं होगा। ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी बहुत यूज़ है, ठीक है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेशल याद रखेगा। अब जैसे कहीं पे लिखा हो I2 का मतलब ये 2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में 1 1 और बाकी 0। देखो 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको I2 भी कह सकते हो। ऐसे ही कह सकते हो I4, लेकिन हमें ना अपने 12th के सिलेबस के लिए 4 ऑर्डर तक जाने की जरूरत नहीं होती, 3 और 2 में और 1 में काम चल जाता है, 4 तक जाने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं लिख देता हूँ, 4 का मतलब हो गया इसके पूरे डायगोनल में 1 1 1 है, और 4 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे। लो जी, बाकी सब 0, 4 रोज 4 कॉलम, तो ये 4x4 का I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी पूरी, ठीक है जी। अब इसमें लास्ट आता है, लास्ट की बात करते हैं। लास्ट बचता है जी इसका, नेक्स्ट है 7th नंबर, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, बस उसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं आता। तो ए मैट्रिक्स लिखना जरूरी है, चलो मैं लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स विद ऑल जीरो एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जीरो हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि स्क्वायर होना जरूरी है, ये नहीं, किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स आप बना सकते हो। जैसे उसे आप दिखाओगे किससे, रिप्रेजेंटेशन है उसकी कैपिटल ओ से दिखाते हो आप उसको, तो कैपिटल O जीरो मैट्रिक्स बन गया। जैसे 0 0 0 0, 4 एलिमेंट है, चारों जीरो हैं, तो ये 2x2 का जीरो एलिमेंट है, वो है जीरो मैट्रिक्स है। ऐसे ही एक और लिख देता हूँ, 0 0 0 0 0 0, देखो ये 3x2 का जीरो मैट्रिक्स है। तो अलग अलग ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स होंगे जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, एक भी एलिमेंट इसमें नॉन जीरो नहीं होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे सबसे छोटा जीरो मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट जीरो मैट्रिक्स, सबसे छोटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट जीरो मैट्रिक्स, तो वो बनेगा सर जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो और वो भी जीरो हो, 1x1 का, तो उसको कहोगे सबसे छोटा जीरो मैट्रिक्स। तो
मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक के जो टाइप हैं वो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गए। अब बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैट्रिक्स की इक्वालिटी। तो हटाता हूँ इसको, हेडिंग लगाइए इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की इक्वालिटी क्या है, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो देखो, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए की कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख रखी है आपने AIJ, जिसका ऑर्डर है m/n। ऐसे ही बी मैट्रिक्स है जिसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है BIJ और इसका भी ऑर्डर है m×n। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर यहाँ पे दिया ही हो, और लेकिन ऑर्डर अगर दिया है तो बहुत बढ़िया। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इफ A मैट्रिक्स इक्वल्स टू B मैट्रिक्स। यदि A और B दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो वो तभी पॉसिबल है देन, यदि A इक्वल्स टू B मैट्रिक्स है तो एक तो उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर, पहली पॉइंट तो ये है इसमें, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B। A का ऑर्डर B के ऑर्डर के बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। लिखते जाया करो, ठीक है, साथ साथ कॉपी पेन साथ में रखा करो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। वो क्या है, मतलब एक तो ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना हुआ 2/2। और बी कोई मैट्रिक्स है x y 1 - z और 2 या 4 कह लो, 4 कह लो बस इसको। ये है इसके पास बेचारा 2/2। अब देखो ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं आपको। तो ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों को कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। ए, इफ A and B are equal then find x y and z। अगर A और B इक्वल हैं तो x y z को फाइंड कीजिए। पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। तो देखो ऑर्डर पहले देखो, सर ऑर्डर तो इक्वल है, तो पहला स्टेप तो पूरा हो गया। मैट्रिक्स के इक्वल होने का पहला स्टेप यही है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है वो तो। फिर उसके बाद मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे ये इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, तो 1 की वैल्यू आ गई x। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल, तो 2 की वैल्यू आ गई y। फिर ये तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के इक्वल, तो 3 की वैल्यू आ गई 1 - z। तो यहाँ से z कैलकुलेट करके आ गया, z को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, 3 उधर ले जाओ 1 - 3 तो -2 हो जाए, तो z की वैल्यू आ गई सर -2। ऐसे ही चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के इक्वल, तो 4 = 4। वो तो है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि 4 और 4 यहाँ पे आपस में इक्वल है। तो बस इस तरीके से आपने x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू भी निकाल दी और z की वैल्यू भी निकाल दी। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो पहला पॉइंट है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये है मैट्रिक्स का आपकी कहानी। चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ NCERT में, एग्जाम्पल नंबर 4। इसको हटाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वलिटी वाला ही एग्जाम्पल है। देखते हैं क्या दिया है।
यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, आपस में इक्वल दे रखे हैं। देखो क्या क्या है, x+3, z+4, 2y-7। पहली रो में ये 3 एलिमेंट है, दूसरी रो में -6, a-1 और 0, b-3, -21 और 0। लो जी, ये मैट्रिक्स, और सामने एक और मैट्रिक्स दे रखी है, 0, 6, 3y-2। -6, -3, 2c+2, 2b+4, -21 और 0। लो जी, ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, आपस में इक्वल दे रखी हैं, और आपसे कहा है ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। बता देंगे यार, बिल्कुल आसान। देखो इसका ऑर्डर, सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर ये भी 3/3 की है, ये भी 3/, ऑर्डर तो सेम है, नो प्रॉब्लम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखो, इक्वल दी हुई है तो सिंपल सी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख के आंसर निकाल लो। पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट बराबर, तो x+3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -3। लो जी, पहला आंसर आ गया। दूसरा एलिमेंट, तो इसका भी दूसरा एलिमेंट, तो सर z+4 की वैल्यू 6 आ गई। इसे सॉल्व करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। लो जी, फिर तीसरा एलिमेंट, तो इसका भी तीसरा एलिमेंट, तो 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। बोलो यही हो जाएगा कि नहीं? सॉल्व कर लो इनको। 3y को इधर लेके आएंगे तो 2y-3y, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7-2, ये -y बराबर 5 बचा, तो y की वैल्यू 5, माइनस का 5 इधर आ गया, ये माइनस, ये आ गई। लो जी, एक्स वाई जेड तो आ गए हमारे। और आगे बढ़ो, फिर ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट बराबर होने चाहिए, हैं, इन्हें तो देखने की जरूरत ही नहीं। फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो ये बन गया सर a-1 और ये बन गया -3। इसे इधर लेके जाओ तो a की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, इतना तो आप समझते ही हो। अब ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट है 2c+2, इसे इधर लेके आओ, 2c बराबर -2, तो c बराबर -2/2, ये इससे काटो -1, तो c की वैल्यू -1। लो जी, ये आ गई। फिर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में बराबर हो गए। चलो इसे भी लिख लो, यहीं को लिख दूँ, b-3 बराबर 2b+4, इसे इधर लेके जाओ तो b माइनस का 2b, प्लस का 2b था, इधर आके माइनस का 2b, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3+4 है। ये माइनस का b बराबर 7, तो b की वैल्यू -7 आ गई जी। लो जी, और क्या बचा, -21 के इक्वल है माइनस के, और 0 के इक्वल है। भाई इन्हें तो देखने की कोई आपको नीड ही नहीं है। देखो ए बी सी निकल आए, XYZ निकल आए, आंसर आ गया आपका। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। कंपेयर कराते चलो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखते चलो, अपने आप आंसर आ जाए। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखेंगे, 4 तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, आसान सा चैप्टर है यार ये, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, साथ साथ चलते जाओ। पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक एक चीज़ कराऊंगा, NCERT का कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, सब चीज़ें कराऊंगा। बोर्ड बस फोड़ दो जाके। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। लो जी, दो मैट्रिक्स दिए हैं इसमें। पहला मैट्रिक्स है 2a + b, a-2b, 5c - d और 4c + 3d।
ये कोई मैट्रिक्स है जो किसके इक्वल है, 4 - 3 11 24। लो जी, इसके इक्वल है। ये दो मैट्रिक्स हैं, आपस में इक्वल है। तो क्या करना है, हमको करना है ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। निकाल देंगे यार। ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, देखो ऑर्डर तो सेम होंगे ही होंगे जब इक्वल हैं, तो 2/2 की 2/2 की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम मतलब इक्वल कर रख दो। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, तो 2a + b = 4। और इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट, तो a - 2b = में -3। ये दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर सकते हो आप इनको। अच्छा, ऐसे ही ये तीसरा एलिमेंट के इक्वल 5c - d = 11, और ये वाला हो गया 4c + 3d = 24। लो जी, दो इक्वेशन ये बन गई, दो ये बन गई। दोनों को आपस में सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू निकाल दोगे। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 6 हो गया। माइनस करो, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, कट गया। ये आ गया 5b = 10, तो b की वैल्यू 2 आ गई। लो जी, b की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पहली इक्वेशन में डाल दो, तो 2a + b की वैल्यू 2 = 4। तो 2a = ये इधर जाएगा, 4 - 2 2 बचेगा, तो a की वैल्यू 2/2 1 आ जाएगी। लो जी, बिल्कुल आसान। ऐसे ही ये दो इक्वेशन बनी, इनको भी सॉल्व कर लो। देखो ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ d के मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ d के मल्टीप्लाई में -1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 3d बन जाएगा। करो, तो ऊपर वाली इक्वेशन में इस वाली में 3 से मल्टीप्लाई कर ली, करो 15c - 3d और 33, नीचे 4c + 3d = 24। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 19c = में, इसको ऐड कर लो। अब c की वैल्यू 57/19, 57/19 कितनी बार कट गया, 3 टाइम्स। 57/19 तो 3 टाइम्स ही कट गया, तो आंसर आ गया 3। अब c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख लो, मान लो मैं फर्स्ट वाली में रख लूँ, देखो इसमें तो 5c की जगह रख दिया मैंने यहाँ 3 - d = 11, तो 15 5 × 3 15 - d = 11, तो -d = 11 - 15, ये बचा -4, माइनस से माइनस कट गया, तो d की वैल्यू 4 आ गई। तो सब कुछ आ गया, a b c और d। मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंट्रोडक्टरी ऐसे समझिए कि जिसमें मैट्रिक्स को बताया हमने कि मैट्रिक्स क्या होती है, और ये बताया मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या हैं, और मैट्रिक्स की इक्वालिटी। ये 3 टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। बिल्कुल भी किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, सब चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी अगले लेक्चर में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके।